भारत के न्यूक्लियर इतिहास को मिलने वाला है अब तक का सबसे बड़ा बूस्ट, जो भारत के टेक्नोलॉजिकल हिस्ट्री में शायद सबसे स्वर्णिम चैप्टर होगा। ये क्या होगा, इस वीडियो से हम जानेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा, पूरी बात समझाऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो देखनी आवश्यक है। तमिलनाडु के कल्पकम में एक न्यूक्लियर प्लांट बना है जो एक बेहद अहम स्टेज तक पहुंच गया है, और इस स्टेज को हम बोलते हैं क्रिटिकलिटी। अब क्रिटिकलिटी सुनने में आपको लगेगा ये तो बड़ी चिंताजनक बात होनी चाहिए, मेरे सर पे तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ क्रिटिकलिटी एक अच्छी खबर है। क्यों है बताते हैं, लेकिन पहले इस रिएक्टर को जान लो। ये रिएक्टर को डेवलप किया है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है, यानी भारत सरकार के अंडर आता है। पूरी टेक्नोलॉजी इंडियन है, इंडिजीनियस है, भारतीयों ने बनाई है, भारत की टेक्नोलॉजी है, भारत के पार्ट्स हैं। अब आते हैं क्रिटिकल। अब क्रिटिकल को तो मैं ऐसे बोल रहा हूं जैसे ये कोई खुशखबरी है, तो ऐसा क्यों? इसको समझें, इससे पहले समझते हैं कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी एटम्स रखे जाते हैं, जैसे यूरेनियम। अब यूरेनियम का जो वजन होता है वो लोहे से लगभग 4 गुना होता है, यानी अगर लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा 1 किलो का है, तो यूरेनियम का इतना ही बड़ा टुकड़ा लगभग 5 किलो का हो सकता है। अब इतने भारी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, यानी एटम के अंदर का जो हिस्सा होता है, वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी है। तो इतना भारी भरकम एटम अपने खुद के वजन को कैरी करने में असमर्थ होने लगता है, और वो बन जाता है अनस्टेबल। यानी यूरेनियम का ये हेवी एटम टूटने की कगार पे होता है, और इस एटम के टूटने को प्रोसेस को हम बोलते हैं फिशन, यानी एटम टूट गया, उसका फिशन हो गया। दुनिया के अधिकतर न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसी फिशन के प्रोसेस पर काम करते हैं। इसी फिशन के प्रोसेस से अधिकतर न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं, हालांकि हाइड्रोजन बॉम्ब इससे अलग होता है। और इसी फिशन रिएक्शन के बल पर दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी भी जनरेट होती है। तो सिंपल शब्दों में, एक सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशन रिएक्शन को, यानी एटम के टूटने के रिएक्शन को ऐसा स्टेबल बना दिया जाता है कि वो खुद से चलता रहे, लगातार चलता रहे, बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल पुश के। और इस स्टेज को बोलते हैं क्रिटिकलिटी। लेकिन ये क्रिटिकलिटी आती कैसे है? कोई चीज अपने आप कैसे चल सकती है और ऊर्जा प्रोड्यूस करती रहे? ये तो फिजिक्स के लॉज के खिलाफ सुनाई देता है ऑलमोस्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस क्रिटिकलिटी के पीछे एक एटॉमिक लेवल रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन तब शुरू होता है जब एक एटम टूटता है। एक भारी एटम जैसे यूरेनियम मान लीजिए टूटा, टूटते समय वो दो छोटे एटम्स में तो टूट जाता है, लेकिन इस टूट की वजह से कुछ और चीजें बिखरती हैं। जैसे कांच का टुकड़ा गिरे तो दो बड़े टुकड़े गिरते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे कण भी आपस में स्प्रे हो सकते हैं। और जो एटम टूटने के बाद चीजें निकलती हैं, उनमें दो छोटे एटम तो होते ही हैं, लेकिन 2 से 3 न्यूट्रॉन भी अलग से निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं। इनमें इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई भी चीज जो मूव करती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इनमें इतनी एनर्जी होती है कि अगर ये दूसरे यूरेनियम के एटम से टकरा जाए, तो वो भी उस एटम को तोड़ देंगे। और जब वो एटम टूटेंगे तो और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, वो और एटम्स को तोड़ेंगे और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, यानी ये एक तरह का चेन रिएक्शन बन जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर यूरेनियम के एटम टूटे। कभी कभी इंप्योरिटी हो सकती है, कभी कभी न्यूट्रॉन जो उनसे टकरा रहा है वो उन्हें मिस कर सकता है, कभी कभी टकरा करके भी हो सकता है कि इतनी एनर्जी ना हो कि वो उस एटम को तोड़ पाए। यानी जब ये रिएक्शन चालू होता है तो 3 चीजें हो सकती हैं। पहला, या तो रिएक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन में इतनी एनर्जी ही नहीं होगी कि वो इस रिएक्शन को कंटिन्यू कर सके। ऐसा अगर होता है तो हम बोलते हैं सब क्रिटिकल। दूसरा ये हो सकता है कि रिएक्शन इतना फास्ट बढ़ना शुरू हो जाए कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और इसे हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल। ये बम बनाता है। इसी तरीके से आप न्यूक्लियर बम बनाते हैं। या फिर तीसरा स्टेज जो भारत ने अचीव किया, और वो है रिएक्शन क्रिटिकल हो जाए, यानी रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो दूसरे एटम से टकराएं, वो एटम्स भी टूटे, नए न्यूट्रॉन्स निकलें। लेकिन किसी भी स्टेज पर ऐसा ना हो कि बहुत भारी मात्रा में एटम्स में न्यूट्रॉन टकरा करके उन्हें तोड़ना शुरू कर दें। लेकिन हमेशा ऐसा रहे कि रिएक्शन आपके कंट्रोल में रहे, और यही स्टेज हमें चाहिए, क्रिटिकल स्टेज। किसी भी रिएक्शन में इस स्टेज को अचीव करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि यहां पर आपका रिएक्शन कंट्रोल में भी रहता है, कंटिन्यूअस भी रहता है, सेल्फ सस्टेन्ड भी रहता है, और कंप्लीटली आप उससे ऊर्जा सही मात्रा में निकाल सकते हैं। यानी कल्पकम रिएक्टर अब स्टेडी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है बिना बार बार कोई भी एक्सटर्नल इंटरवेंशन किए। अब जब ये बेसिक आपको क्लियर हो गया है, तो अगला सवाल ये आता है, ये एनर्जी आ कहां से रही है? तो चलिए उसको भी समझते हैं। अब इसके लिए हमें समझना होगा दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स, फिसाइल और फर्टाइल मटेरियल। फिसाइल मटेरियल इजी है, पहले इसको समझते हैं। ये वो मटेरियल होते हैं जो खुद से न्यूक्लियर फिशन कर सकते हैं, यानी अगर इनसे एक तेज चलता हुआ न्यूट्रॉन टकरा जाए तो ये टूट जाते हैं, और एनर्जी के साथ साथ और भी न्यूट्रॉन्स रिलीज करते हैं। सबसे पॉपुलर फिसाइल मटेरियल हैं यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। इनसे बॉम्ब भी बनता है, ये भी आपको याद होगा, लेकिन यहां हम सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं। और अब आते हैं दूसरे प्रकार के पदार्थ पर जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये होते हैं फर्टाइल मटेरियल। फर्टाइल मटेरियल खुद से फिशन नहीं कर सकते। अगर आप उनमें न्यूट्रॉन मार देंगे तो उनका विघटन, यानी वो टूटेंगे नहीं। लेकिन में एक खास कैपेबिलिटी होती है जो इन्हें फर्टाइल बनाता है। एक खास प्रोसेस के जरिए आप फर्टाइल मटेरियल को फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर फर्टाइल मटेरियल है यूरेनियम 238, और सबसे इंपॉर्टेंट भारत के कॉन्टेक्स्ट में थोरियम। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि फर्टाइल मटेरियल को साहब
एक्टिवेट कैसे किया जाए, यानी उसे फिसाइल मटेरियल कैसे बनाया जाए। जब फिसाइल मटेरियल फिशन करता है तो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, वो जाकर फर्टाइल मटेरियल को हिट करते हैं और धीरे धीरे अगर ये प्रोसेस चलता रहे तो उस फर्टाइल मटेरियल को ये न्यूट्रॉन्स फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही कंट्रोल्ड, कॉम्प्लेक्स और बहुत प्रिसाइज फॉर्मूला है, एक टेक्नोलॉजी है जिसको अधिकतर देश मास्टर नहीं कर पाए हैं। यानी आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां फ्यूल सिर्फ यूज नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे फ्यूल यूज होता है उससे भी अधिक मात्रा में नया फ्यूल यानी फर्टाइल मटेरियल फिसाइल मटेरियल में बदलता रहता है, यानी आपका फ्यूल बढ़ता रहता है। अब इसको करने वाला जो संयंत्र है, जो टेक्नोलॉजी है, वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी एफबीआर। और इसी एफबीआर की बात अब सारी दुनिया कर रही है, जहां रिएक्टर सिर्फ एनर्जी ही नहीं बनाता है बल्कि फ्यूचर के लिए और अधिक फ्यूल पैदा कर देता है। यानी एक ऐसी वंडरफुल कार जिसको आप जितना चलाएं उसका पेट्रोल का टैंकर अपने आप ही उतना ही बढ़ता जाए। ऐसी गाड़ी तो सब लेना चाहेंगे, लेकिन ये गाड़ी बनाना मुश्किल है। और भारत अब उन राष्ट्र में शामिल हो चुका है जिसने बना लिया है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और ये हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संदेश है। और यही रिएक्टर बनाया गया है कलपकम में। इसे ब्रीडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना फ्यूल खुद जनरेट करता है, यानी ये सिर्फ फ्यूल कंज्यूम नहीं करता बल्कि फ्यूल कंज्यूम करते समय फर्टाइल मटेरियल को और फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट करता रहता है। इसका मतलब वो अपने लिए नया फ्यूल तैयार भी करता रहता है। तो अब सवाल यह है, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक्चुअली काम कैसे करता है। कलपकम में जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना है उसका डिजाइन थोड़ा अनूठा है। रिएक्टर के सेंटर में है एक कोर जहां मेन फ्यूल होता है, और ये मेन फ्यूल है प्लूटोनियम 239। इसको बीच में रखा जाता है और इसके चारों ओर एक लेयर लगाई जा रही है थोरियम 232 की। और यही जो लेयर है थोरियम की, ये कहलाती है ब्लैंकेट। एक कंबल की तरह कोर के अराउंड ये लिपटी हुई है। सेंटर यानी कोर में प्लूटोनियम फिशन करता है। प्लूटोनियम एक फिसाइल मटेरियल है, यानी वो टूटना शुरू होता है और एनर्जी के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रॉन्स रिलीज होने शुरू होते हैं। और ये न्यूट्रॉन्स दो डायरेक्शन में काम करते हैं। पहला, ये आगे की तरफ जाते हैं और फिशन रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं, यानी और प्लूटोनियम को तोड़ते रहते हैं ताकि ये रिएक्शन कंटिन्यू रहे और एनर्जी जनरेट होती रहे। लेकिन कुछ और भी होता है, कुछ न्यूट्रॉन बाहर की तरफ निकलते हैं और वो जाके टकराते हैं ब्लैंकेट से। ब्लैंकेट क्या है? थोरियम 232। जैसे ही थोरियम को ये हिट करते हैं, थोरियम जो कि अभी तक एक फर्टाइल मटेरियल था, वो एक फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और थोरियम 232 बन जाता है यूरेनियम 233। यानी थोरियम खुद एनर्जी तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसे एक वैल्यूएबल फ्यूल में तब्दील किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 238 भी हो सकता है जो न्यूट्रॉन्स अब्सॉर्ब करके प्लूटोनियम 239 में भी कन्वर्ट होता रहता है। यानी इस रिएक्टर में साइमल्टेनियसली दो काम हो रहे हैं, प्लूटोनियम से एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है और थोरियम से नया फ्यूल का क्रिएशन हो रहा है। और यही रीजन है कि हम इसे कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर, क्योंकि ये जितना फ्यूल यूज करता है उससे कहीं ज्यादा फ्यूल क्रिएट भी करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि थोरियम इतना इंपॉर्टेंट हमारे परिदृश्य से क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पास लगभग 25% दुनिया का थोरियम रिजर्व मौजूद है और ये अभी के एस्टिमेट है। कुछ एस्टिमेट्स ये भी कहते हैं कि भारत के पास शायद इससे भी ज्यादा थोरियम मौजूद है। यानी जिस रिसोर्स की दुनिया में कमी है उसका सबसे बड़ा नंबर 1 हिस्सा सिर्फ भारत के पास है। और इसकी ताकत तो समझिए। इमेजिन कीजिए 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन जिसमें लगभग 50 बोगीज, और वो लगभग 10,000 टन कोल से पूरी तरीके से भरी हुई एक ट्रेन होगी। इस पूरी ट्रेन से जो एनर्जी जनरेट होगी, उतनी ही एनर्जी जनरेट करने के लिए आपको लगभग 500 किलोग्राम यूरेनियम चाहिए होगी, यानी एक सूटकेस भर के यूरेनियम चाहिए होगी। लेकिन अगर थोरियम की बात करें तो वही एनर्जी महज 62.5 किलो थोरियम से जनरेट हो सकती है। और चूंकि थोरियम इतना भारी होता है तो 62.5 किलो थोरियम एक छोटे से पीठ पे जो आप बैग लाद के चलते हैं उसमें आसानी से फिट हो जाएगा। और यही इंडिया का बिगेस्ट एडवांटेज है। जहां दुनिया कोल पर डिपेंडेंट है, ऑयल पे डिपेंडेंट है, डीजल पे डिपेंडेंट है, गैस पे डिपेंडेंट है, वहीं भारत का फ्यूचर थोरियम बेस्ड एनर्जी सिस्टम पर शिफ्ट हो सकता है। यानी ये सिर्फ एक रिएक्टर की कहानी ही नहीं शुरू हो रही है, बल्कि उस फ्यूचर की शुरुआत है जहां भारत खुद की रिसोर्सेज से लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योर कर सकता है, अपने लिए भी और उन देशों के लिए भी जहां पर एनर्जी शॉर्टेज हो। अब थोरियम ऐसा फ्यूल है जिसके बारे में डॉक्टर कलाम के साथ मैंने काफी हद तक काम किया। हमने कई किताबों में इसको उल्लेख किया, कई आर्टिकल्स लिखे उसके बारे में। और पर्सनली मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर कलाम और होमी जहांगीर भाभा का सपना कि भारत एक थोरियम शक्ति बन जाए, भारत थोरियम से अपनी खुद की एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर पाए और अपनी ग्रोथ को फ्यूल दे पाए, उस रियलिटी की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। तो आगे क्या है? आने वाले 10 से 15 साल में भारत सस्टेनेबल और इकोनॉमिकली वायबल थोरियम रिएक्टर्स बना लेगा। ये थोरियम रिएक्टर्स भारत में ही जो थोरियम है, जो रिजर्व्स हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को यूज करके भारत को एक सेफ, सिक्योर और हाई एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूचर की तरफ प्रोपेल कर देगा। ईरान वॉर में हम लोग कितने घबरा गए थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी गैस बंद हो जाएगी, ईरान से हमारा तेल बंद हो जाएगा, अमेरिका की वजह से जो भाव है डीजल और पेट्रोल का वो ना बढ़ जाए, इन्फ्लेशन ना आ जाए। इन ऊर्जा की कंसर्न्स को अब हम विराम दे पाएंगे, और वो हम दे पाएंगे क्योंकि भारत वो देश है जिसको प्रकृति ने ब्लेसिंग दी है।
आशीर्वाद दिया है दुनिया के सबसे एफिशिएंट फ्यूल के सबसे बड़े रिजर्व के साथ। और भारतीय होने के नाते अब हम सबका कर्तव्य है कि हम इस टेक्नोलॉजिकल मिशन में अपना अपना हाथ बटाएं। कुछ और नहीं कर सकते तो बस इसे जानें और इसे मोटिवेट करें और लगातार इसके ऊपर हम डिमांड्स क्रिएट करते रहें कि जो भी सरकार आए इस पे हमेशा काम करती रहे, क्योंकि किसी राष्ट्र को बनाने के लिए लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल मैप की जरूरत होती है। अगले 10 से 15 सालों में अगर हमें भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है, एक संपन्न राष्ट्र बनाना है और 2047 या उससे पहले भारत को एक विकसित राष्ट्र में तब्दील करना है, तो आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम थोरियम फ्यूल और थोरियम रिएक्टर्स के बारे में हर संभव प्रयास करें और हर संभव ज्ञान को अर्जित करें। इसमें स्कूल बच्चों के एजुकेशन से लेकर के कॉलेज ग्रेजुएट के करिकुलम तक, पीएचडी थीसिस से लेकर के पॉलिसी प्लानिंग तक, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से लेकर के जनता की डिमांड तक, हम सबको एक होकर के भारत की इस छुपी हुई शक्ति को, जो सही मायनों में अगर पेट्रोल लिक्विड गोल्ड है तो थोरियम डस्ट के रूप में डायमंड है, हमें उसे हार्नेस करना होगा। जिम्मेदारी अब आपकी और मेरी है। अगर एक भारतीय होने के नाते या एक विश्व सिटीजन होने के नाते भी अगर आपको इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के भारत ने जो बना लिया है उससे वाकई खुशी हो रही है, तो जय हिंद टाइप करिए मैसेज बॉक्स में और जताइए कि आप भी इस थोरियम मिशन के पार्ट हैं, जिसे होमी भाभा ने शुरू किया, डॉक्टर कलाम ने प्रमोट किया और अब भारत के साइंटिस्ट उसे रियलाइज कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।